नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 71 का टेस्ट सीरीज नंबर 13 को। तो इसमें देखिए टोटल 20 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं और नए परीक्षा प्रारूप पर ये टेस्ट सीरीज जो हैं सभी पूर्णतः आधारित हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखिए आपका यह स्टार्ट होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से लेकर 12 तक जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए। वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी 71 टेस्ट सीरीज करके। वहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट जो है खान सर का, एडुटेरिया का और इम्तिहान का, आस्था का, सभी पब्लिकेशन का आपको जो है वहाँ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट का, टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही महत्व होता है। तो चलिए अब टेस्ट सीरीज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 13 का आपका पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में हुई? किस कारण से हुआ भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना? ये 4 आपका दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट, और सही कूट का जो है उत्तर जो है चुनना है। ठीक है, कौन सा कूट जो है वो सही है। तो पहला है देखिए कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, यह कारण था स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में होने का। तो ये आपका स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा है कि परिषद में प्रवेश करना और भारत सरकार के 1919 के अधिनियम का खोखलापन दिखाना। ठीक है, ये भी उद्देश्य था स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में होने का। तीसरा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन जो है वो स्वराज पार्टी के गठन का कारण नहीं है। और राजनीतिक विशेषाधिकार को हथियाना, ये भी जो है स्वराज पार्टी की स्थापना का कारण नहीं है भारत में। इस प्रकार से केवल 1 और 2 देखिए दिया हुआ है व्याख्या में कि 1 और 2 सही है, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा चौरा चौरी की घटना के बाद की गई थी, जब महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, और भारत सरकार के 1919 के अधिनियम की कमियों को व्यक्त करने में कांग्रेस की विफलता स्वराज पार्टी की स्थापना के पीछे एक प्रमुख कारण है। इसलिए इन नेताओं को लगा कि सभा में सक्रिय रूप से भाग लेकर वे भारत सरकार के 1919 के अधिनियम के खोखलेपन को उजागर कर सकते हैं। और कथन 3 और 4 गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और 3 और 4 देखिए व्याख्या में क्या दिया हुआ है कि गलत है, क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता के उद्देश्य से किया गया था। स्वराज पार्टी के गठन के पीछे न तो ब्रिटिश सरकार का दमन था और न ही राजनीतिक विशेषाधिकारों की लालसा थी। ठीक है, इस कारण से कथन 3 और 4 गलत है। तो ये आपका व्याख्या भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन के साथ आंसर का भी। ठीक है, तो अगर आपको व्याख्या सहित ये PDF चाहिए क्वेश्चन का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है PDF है सेट नंबर 13, इसके साथ साथ 1 से लेकर 12 तक के भी सेट को आप प्राप्त कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल कुर्ती के रूप में भी जाना जाता है, वो कौन थे? ठीक है, तो खुदाई खिदमतगारों ने पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। उन्हें लाल सट के रूप में भी जाना जाता था और खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संगठन था। और खुदाई खिदमतगार का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के सेवक, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पश्तूनों, जिन्हें पठानों, पख्तूनों और अफगानों के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व किया गया। तो इस प्रकार से पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष जो है उन्हें जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार को। तो इस दौरान ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर के प्रश्न का। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्न पर विचार कीजिए। सूची 1 एक तरफ है अधिनियम और घटना और दूसरी तरफ है सूची 2 वर्ष दिए गए हैं। तो कितने कूट आपको जो है वो सही मिलान है वो आपको देखना है। तो पहला है सूची 1 में कि रॉलेट एक्ट जो है अधिनियम वो 1919 ईस्वी में आया, तो ये आपका सही मिलान है। नमक सत्याग्रह जो है 1931 मार्च में हुआ, नहीं दोस्तों ये मार्च 1930 में हुआ था, तो ये सही मिलान नहीं है। चौरा चौरी की घटना जो है वो फरवरी 1922 में हुआ था, इस प्रकार से भी सही मिलान नहीं है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, तो 1922 जो है यह सही मिलान नहीं है। तो सिर्फ एक जो है रॉलेट एक्ट 1919 सही मिलान है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 का देखिए कितना दिया हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है प्रश्न का कि कितने युग में जो है सही सुमेलित हैं, तो केवल एक युग, वो भी आपका रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक युग सही है। देखिए दिया हुआ है व्याख्या में आपको कि नमक मार्च जो है मार्च में
अप्रैल 1930 तक हुआ था, मार्च से लेकर अप्रैल तक, ठीक है, भारत में। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा का एक कार्य था। और चौरा चौड़ी कांड जो 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरा चौड़ी में हुआ। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। इस कारण आपका बी, सी और डी ये चारों जो है फॉल्स था और सिर्फ ये जो है उस राइट आंसर था, ठीक। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न है कि राज्य के जन संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो है वर्ष 1927 में किया गया था, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1928 में प्रजामंडल के सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो नहीं दोस्तों, 1939 में किए थे प्रजामंडल सम्मेलन की अध्यक्षता, ठीक है। तो 1928 में नहीं, यहाँ 1939 राइट आंसर होगा। तो दूसरा जो है स्टेटमेंट वो गलत है, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य था। तो गांधी इरविन समझौता का जो प्रमुख उद्देश्य था, पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। तो जी दोस्तों, ये आपका प्रमुख उद्देश्य था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, तो नहीं दोस्तों, ये जो है सविनय जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना था, ठीक है। तो ये आपका ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। गांधी जी की मौत की हड़ताल को तोड़ने के लिए, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और नमक पर टैक्स खत्म करने के लिए, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो कथन 1 जो है गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य को बताता है कि लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था और इसका उद्देश्य था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भागीदारी को आसान बनाना। सो ऑप्शन ए इसका 5वां का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 1920 का दशक जो है सांप्रदायिकता के विकास के लिए लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, ठीक है। 1920 का दशक जो है सांप्रदायिकता के विकास के लिए लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो देखिए आपका और क्या दिया हुआ है कि पहला है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, दूसरा है आपका फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति, और तीसरा उग्रवादी राष्ट्रवाद का दुष्परिणाम। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सांप्रदायिकता के विकास के लिए उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो सांप्रदायिकता के विकास के लिए जो है आपका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और उग्रवाद ये राष्ट्रवाद का दुष्परिणाम जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन फूट डालो राज करो की ब्रिटिश नीति जो है सांप्रदायिकता के विकास के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। तो 1 और 3 जो है 6 का आपका राइट स्टेटमेंट होगा। तो 1 और 3 देखिए आपका ऑप्शन नंबर, और फूट डालो राज करो जो है वो भी सांप्रदायिकता के विकास के लिए जो है वो आपका क्या कहते हैं सही कथन है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट आपका सही होगा। देखिए आपका तीनों होगा, फूट डालो राज करो भी होगा आपका सही स्टेटमेंट। तो 6 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका व्याख्या में कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सांप्रदायिकता के विकास के संबंध में सभी कथन सही हैं। तो व्याख्या आपका जो है ट्रू दिया हुआ है, तो व्याख्या जो है आपका इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 7वां नंबर का प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के मांग के संबंध में दोनों कथन 1 और 2 सही हैं कि रहमत अली चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान शब्द गढ़ा और एक अलग राज्य के रूप में पाकिस्तान का विचार पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के मुसलमानों के लिए गढ़ा गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान पर अपने विचार रखे और 1933 के अंत तक पाकिस्तान शब्द आम शब्दावली बन गया, जहां उच्चारण जो है को आसान बनाने के लिए ई जोड़ा गया। उन्होंने भारत को 5 उत्तरी इकाइयों पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान में रहने वाले 30 मिलियन मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया, ठीक है। इस प्रकार से 7 का सी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए कि एम एन रॉय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है ऊपर दिए गए कथन में से। तो वह एक कम्युनिस्ट नेता थे। तो जी दोस्तों, एम एन रॉय के संबंध में पहला कथन सही है और वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, एम एन रॉय। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है सही है। तो दोनों कथन सही है, देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए एम एन रॉय जो है आपके एक भारतीय क्रांतिकारी, कट्टरपंथी कार्यकर्ता और राजनीतिक सिद्धांतकार और साथ ही 20वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे।
राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। इस प्रकार से 8 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भगत सिंह जो है समाजवादी विचार से प्रभावित थे। और देखिए पहले कि क्या दिया हुआ है, आपका कथन कौन से सही है गलत है वो चुनना है। हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ ऊपर दिया गया कथन में से कौन से सही नहीं है, ठीक है, कौन से सही नहीं है। तो पहला है कि भगत सिंह समाजवादी विचार से प्रभावित थे, तो ये आपका कथन सही है। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। भगत सिंह ने अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, तो ये इनका उद्देश्य नहीं था दोस्तों बम फेंकने का। ये आपका स्टेटमेंट जो है भगत सिंह से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और कथन 3 गलत देखिए दिया हुआ है भगत सिंह के बारे में। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका, जो समान रूप से नागरिकों और विशेष रूप से श्रमिकों की नागरिक स्वतंत्रता को कम करेगा। और हमले का उद्देश्य गिरफ्तार होना था और ट्रायल कोर्ट को अपने एजेंडे को प्रचारित करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना था, ताकि लोग उनके आंदोलन और विचारधारा से परिचित हो सकें। तो ऑप्शन बी जो है भगत सिंह के बारे में गलत कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 10वां नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है कि इनमें से कौन से असत्य हैं, ये दिया हुआ है। तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, भारत सरकार अधिनियम, तो ये आपका कथन सही है। और दूसरा, इसने वर्ष 1936 में लागू किया गया था, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। कथन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि यह अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1937 में प्रभावी हुआ था। तो दूसरा जो है वो आपका असत्य आपका कथन है। सो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था। तो पहला सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था और इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करना चाहते थे। दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तो आचार्य विनोबा भावे ऑप्शन नंबर सी 11 का करेक्ट आंसर होगा। 12 है कि किस पार्टी ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया और किस तारीख को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में चुना गया। तो मुस्लिम लीग पार्टी के मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया और पूरे देश के मुसलमानों से सभी व्यवसायों को निलंबित करने का आह्वान किया। और यह ब्रिटिश सरकार पर मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में की धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने की मांग को मानने के लिए दबाव डालना था, जिससे मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के निर्माण की अनुमति मिल सके। तो मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 12 नंबर के प्रश्न का। 13 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता को औपचारिक हस्तांतरित की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। तो ये कथन आपका जो है दोनों कौन से कथन सही नहीं है। तो भारत की स्वतंत्रता के संबंध में दोनों कथन जो है सही है दोस्तों, ठीक है। तो यह कारण जो है आपका यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और दूसरा है 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे। तो जी दोस्तों वो उपस्थित नहीं थे क्योंकि वे लोगों के बीच बंगाल में थे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कौन से कथन सही नहीं है यानी कि गलत है, तो ना ही एक सही नहीं है ना ही तो 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है, ठीक है। तो गलत जो है ना ही 1 है ना ही 2 है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए दिया हुआ है भारत की स्वतंत्रता के संबंध में दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। तो सही नहीं है यानी कि गलत जो पूछ रहा है तो वो कोई नहीं है गलत। 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए। पहला है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ए जिन्ना और सर टी.वी.एस. प्रभु। तो उपरोक्त में से किसने अपने लाल किले के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों के पक्ष में याचना की। तो किसने किए दोस्तों, वो किए गए दिए गए विकल्पों में से सर टी.वी.एस. प्रभु ने अपने लाल किला के परीक्षण में भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों के पक्ष में दलील दी थी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों पर राजद्रोह, यातना आदि के आधार पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। इस कारण से चौथे नंबर का आपका जो है ऑप्शन सही होगा। तो केवल 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
15 नंबर है कि परिवहन के साधनों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड पर काम 1839 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहला आपका कथन सही है और 1850 ईस्वी में यह काम जो है पूरा हुआ। रेलवे के निर्माण में भारतीय पूंजी का योगदान जो है नगण्य था। रेलवे पर निवेश किए गए 3.5 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी की जो है राशि वो ब्रिटिश निवेशकों द्वारा प्रदान की गई थी और भारतीय पूंजी का योगदान केवल एक नगण्य हिस्सा था। तो ये आपका भी स्टेटमेंट ट्रू है दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर रहेगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं परिवहन के साधनों के विकास के संदर्भ में। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस विशेषता को भारत में रेलवे और टेलीग्राफ के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहला आपका है कि निवेशकों को न्यूनतम 15% रिटर्न की गारंटी दी गई थी। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि भारत और उसके लोगों के हितों को सबसे आगे नहीं रखा गया। तीसरा है कि आपका कि पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच खोली गई और लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत की। 4 स्टेटमेंट सही है। तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ के विकास के संदर्भ में कथन 2, 3 और 4 सही हैं। तो 2, 3, 4 आपका सही होगा और पहला जो है वो गलत है, क्योंकि भारतीय रेलवे में निवेशकों को वार्षिक रिटर्न के न्यूनतम 5% की गारंटी दी गई थी, ना कि 15% की। इस प्रकार से कथन एक गलत है। सो एक गलत हो गया, 2, 3, 4 सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 16 नंबर के प्रश्न का। 17 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया। तो वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार से लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि महमूद ईरान के पुनर्जागरण से निकटता से जुड़े थे, तो यह कथन सही है। फिरदौसी महमूद के दरबार के कवि थे, ये भी कथन सही है। महमूद ने ईरानी महाराजा अफरासियाब से वंश की घोषणा की, यह भी आपका कथन सही है। तो ये दिए गए सभी कथन 1, 2, 3 सही हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर के प्रश्न का। 19 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कथन में से कौन से कथन गलत हैं। तो जयपाल ने महमूद गजनी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुल्तान के मुस्लिम शासक का समर्थन किया था, तो यह कथन आपका सही है। गजनी के महमूद द्वारा पराजित होने के बाद जयपाल को कैद कर लिया गया और उसके द्वारा मार डाला गया, तो यह आपका कथन गलत है। वहीद हिंदू शाही वंश के शासकों की राजधानी थी, आपका कथन सही है। तो केवल 2 जो है वो आपका गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि गजनी के महमूद ने जयपाल को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, और उनके द्वारा कैद किया गया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, न कि मार दिया गया था। जयपाल अपनी हार से अपमानित थे, इसलिए उन्होंने अंतिम संस्कार की चिता में प्रवेश करके खुद को मारने का फैसला किया। इस प्रकार से कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। 20वां है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विभाग और जिम्मेदारी। ठीक है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो जोड़ा 1 और आपका 2 जो है सही सुमेलित है कि दीवान ए और जो है सैन्य मामलों का निष्पादन करता था और दीवान ए ईसा जो है राज के पत्राचार का निपटारा करता था। ये दोनों जो है आपका सही मिलान है। और जोड़ी 3 गलत है, दीवान ए विजारत जो है धार्मिक मामलों से निपाटन करता था, निपटारा, ये आपका गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि दीवान ए विजारत वित्त विभाग से जुड़ा था और यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसका नेतृत्व वजीर यानी प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है, उसने किया था। ठीक है, तो ये 3 आपका जो है वो गलत है और 1, 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 राइट आंसर होगा 20 नंबर के प्रश्न का। 21 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं। तो कौन से कथन गलत हैं दोस्तों, कि पहला है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल के नाम से जाना जाता था, तो यह कथन सही है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी, यह कथन गलत है। और मीर बख्शी का कार्यालय दिल्ली के खिलजी मुसलमानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया, तो ये भी कथन गलत है। ये दोनों गलत है क्योंकि इक्ता प्रणाली मुख्य रूप से तुर्क विजेता द्वारा शुरू की गई थी और इन कार्यालयों के धारकों को वलिस या मुफ्ती कहा जाता था। इसे इल्तुतमिश ने विकसित किया था और इस प्रकार यह एक प्राचीन स्वदेशी संस्था नहीं था। और मुगलों के शासनकाल के दौरान मीर बख्शी का कार्यालय अस्तित्व में आया और यह सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, इस कारण जो है ये आपका दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, 2 और 3 गलत है, पहला जो है आपका वो सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन वो है। 22 नंबर है कि हरियर और बुक्का के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला है कि हरियर बुक्का फिरोज शाह तुगलक द्वारा गुलाम बनाए गए थे, तो ये कथन गलत है दोस्तों। हरियर बुक्का वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गुलाम बनाए गए थे। तो यह तब हुआ था जब मुस्लिम विद्रोही को शरण देने के लिए तुगलक द्वारा किम्पली यानी दक्कन के राज पर हमला किया था और उन्हें वर्ष 1436 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो वर्ष 1336 ईस्वी में विजयनगर के राज्य के जो है साम्राज्य जो है विजयनगर उसका स्थापना किया और उसकी राजधानी हम्पी में स्थित थी। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है और तीसरा जो है वे संगम वंश के थे, यह कथन सही है। तो 1 और 2 जो है सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल प्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो इलियास खान के शासन में बंगाल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था, यह कथन सही है और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सिकंदर हुआ, ये भी आपका कथन सही है। तो देखिए दोनों जो है आपका कथन जो है 1 और 2 जो है सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न का। 24 है कि बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था के जीवन की निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है बोध गया ज्ञान प्राप्त किया, दूसरा है सारनाथ पहली शिक्षा, तीसरा है कुशा नीरा निधन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो बुद्ध सिद्धार्थ के जीवन पर महत्वपूर्ण घटनाओं से सही सुमेलित है। सो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का जो है उत्तर का चयन करना है। तो पहला है आपका कि वर्धमान महावीर जैनियों के अंतिम और 23वें तीर्थंकर के हैं। तो जैनों के अंतिम तो थे लेकिन वे 24वें तीर्थंकर थे, इस प्रकार पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। महावीर ने शिक्षण के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, तो वे प्राकृत का प्रयोग करते थे, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर डी 25 का राइट आंसर होगा। 26 है कि मेघास्थनीज किसके राजदूत थे। तो मेघास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जिनको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के प्रश्न का। 28 नंबर का प्रश्न देखिए कि अशोक साम्राज्य में धम्म महामात्र कौन थे। तो अशोक साम्राज्य में धम्म महामात्र जो होते हैं धम्मों के सिद्धांतों के प्रसार के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। धम्म महामाता के नाम से जाने जाने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया था जो लोगों को धर्म के बारे में सिखाने के लिए जगह जगह जाते थे। इसके अलावा अशोक ने चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाए। अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपना संदेश उन लोगों को पढ़ें जो इससे स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए जिम्मेदार अधिकारी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जो है वो ग्राम पंचायत जो है प्रणाली जो है वो स्थापित की जाती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में एक गांव या वो गांव का समूह होता है जो वार्ड नामक छोटी इकाइयों में विभाजित होता है और प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि का चयन या चुनाव करता है जिसे पंच या वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है। और ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। सरपंच या ग्राम पंचायत का अध्यक्ष राज्य अधिनियम के अनुसार वार्ड सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सरपंच और पंच 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और ग्राम पंचायत निर्वाचित निकाय और प्रशासन द्वारा शासित होती है। सचिव आमतौर पर ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभारी होता है। ये आपका व्याख्या दिया हुआ है। प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ग्राम पंचायत का जो है किस प्रकार से होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पंचायत 29 का ये राइट आंसर होगा। 30 है कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या जो है वो 60 होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम संख्या में कोई अपवाद नहीं लेकिन न्यूनतम में से एक अपवाद है, जैसे सिक्किम 32 सदस्य 2, मिजोरम 40 सदस्य 3 और गोवा 40 सदस्य जो है आपका इसका अपवाद है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन न्यूनतम 60 होनी चाहिए तो आपका ए तो नहीं होगा, आपका सी होगा 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है, ये आपका कथन सही है। और प्रत्येक दल को विधायिका में जितने वोट प्राप्त होते हैं उसके अनुपातों में सीटें प्राप्त होती है, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है 1 और 2। सो ऑप्शन नंबर सी 31 का राइट आंसर होगा। 32 है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है 32 का, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो जी दोस्तों ये दोनों कथन सही है। एक जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे और एक मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो ए और 2
जो दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रावधान ब्रिटिश संविधान से अपना लिया गया था, ठीक है, तो ये कथन सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्य संविधान से लिया गया था, ये भी आपका कथन सही है। और अवशिष्ट शक्ति का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, तो ये आपका जो है यह कनाडा से लिया गया था। तो इस प्रकार से तीसरा जो है गलत कथन है, तो 1 और 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर सी 33 का राइट आंसर होगा। 34 है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि साधारण कानूनी अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं, तो ये कथन सही है। मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं, तो ये भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 34 का करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो 1989 में संविधान में एक संशोधन ने मतदान के अधिकार के लिए पात्रता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, तो ये आपका कथन सही है। दूसरा है आपका कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी कथन सही है। एक व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा काट चुका है चुनाव लड़ने से अयोग्य है, ये भी आपका कथन सही है। तो चुनाव से संबंधित तीनों आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो इसको समाप्त करने का सिफारिश जो है राजमन्नार आयोग ने किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 36 के बाद 37 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, तो ये आपका जो है मुखिया होता है, ये आपका पहला कथन सही है। ब्राज़ील एक ऐसा राष्ट्र जहां राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तीसरा है कि एक अर्धराष्ट्रपति प्रणाली राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, तो एक अर्धराष्ट्रपति प्रणाली जो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, तो तीसरा कथन गलत है। सो केवल 1 और 2 सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 37 का राइट आंसर होगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि मध्यवर्ती खपत की मांग में उत्पन्न होती है। तो मध्यवर्ती खपत की मांग जो है वो अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। सो ऑप्शन नंबर डी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है आपका कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए, तो ये आपका कथन सही नहीं है दोस्तों। हम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ेगी जब तक कि राष्ट्रीय आय में प्रतिशत परिवर्तन जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर न हो। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय गिरनी चाहिए, ये भी आपका कथन सही नहीं है दोस्तों। तीसरा, यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लोगों के कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, ये भी आपका कथन सही। जब तक कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता तब तक भी कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। व्याख्या में देखिए दिया हुआ है, कोई भी कथन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी 39 का करेक्ट आंसर है। 40 है कि नैरो मनी संदर्भित करता है। तो नैरो मनी जो है M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है, M3 और M4 को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो M1 और M2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है। तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर 20 का RBI राइट आंसर होगा 41 का। 42 है कि संकीर्ण और व्यापक धन के मूल अंतर क्या है। इसके संकीर्ण और व्यापक धन के बीच मूल अंतर तो है बैंकों की सावधि जमाओं का उपचार, ठीक है। व्यापक धन इज बराबर संकीर्ण धन प्लस सावधि धन, तो यह बैंकों के सावधि जमाओ का उपचार है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 42 का करेक्ट आंसर है। 43 नंबर है कि देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए RBI क्या करती है, CRR को कम कर सकती है, CRR को जो है कम कर सकती है RBI। सो ऑप्शन नंबर ए 43 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय आय के स्तर का क्या होता है। राष्ट्रीय आय के स्तर का क्या होता है जब कुल आपूर्ति कुल मांग से कम हो जाती है, तब जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तब बढ़ जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 है कि निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संतुष्टियाँ दी गई, ठीक है। तो डॉक्टर अध्यक्ष जो है गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वाले
वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो, इस प्रकार से रंगराजन समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। सो ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अवधारणा में जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो वह विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर जो हैं वो जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं क्षेत्र है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 47 है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, तो यह जो है आपका कौन सा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यद्यपि पहली बार गरीबी निवारण की घोषित उद्देश्य के साथ गरीबी वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। यद्यपि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने छठी योजना के प्रारंभ में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया। तो छठी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी 47 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं? तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां होती है, तो यह कथन सही है। द्वितीयक क्षेत्रक उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से हम अन्य रूपों में बदल दिया जाता है जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएंगे। 48 के बाद 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वयं में एक वस्तु उत्पादन नहीं करती है लेकिन का उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक सहायता या समर्थन करती है, तो ये कथन सही है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी 49 का राइट आंसर होगा। 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है जीडीपी को सही ढंग से परिभाषित करता है। सो ऑप्शन नंबर ए 50 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में तृतीयक क्षेत्रक में शामिल है। तो तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन से शामिल है दोस्तों? वह है आपका व्यवसाय, यातायात, बीमा, संचार, ये चारों जो है तृतीयक क्षेत्रक में शामिल है। तो इस प्रकार से उत्पादन जो है आपका सही शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन बेरोजगारी को उचित रूप से परिभाषित करता है? तो बेरोजगारी को जो उचित रूप से परिभाषित करता है कि जब कोई व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है परंतु उसे नौकरी नहीं मिलती है या नहीं मिल रही हो। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जो कि बेरोजगारी को सही रूप से यानी उचित रूप से परिभाषित कर रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं, 2005 में आया। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कौन से कथन सही हैं? तो पहला देखिए क्या है, यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है, तो ये कथन सही है। प्रस्तावित रोजगार का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होना, ये भी सही है। और कार्यक्रम के तहत यदि किसी आवेदक को 30 दिन के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। ठीक है, ये आपका कथन जो है यह सही नहीं है, क्योंकि यह 30 दिन नहीं है, यह 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता का अधिकार होगा। तो 30 दिन ये आपका स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स दिया हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। कथन 1 और 2 सही है 54 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 55 नंबर का प्रश्न कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो पहला है कि IRNSS के तुल्यकालिक जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं, तो ये आपका कथन सही है। और बाकी दूसरा है कि IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपका पहला जो है केवल वो सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा IRNSS के संबंध में। 56 है कि इन धनुष का निर्माण एक उदाहरण है
इसका किसका उदाहरण है? वह है विकिरणन का। किसका? विकिरणन का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 57 नंबर है कथन और रीजन से संबंधित प्रश्न कि कथन है कि एक विद्युत तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो कथन तो सही है। और रीजन क्या दिया हुआ कि धातु अणुओं को पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन करता है, तो कथन जो है आपका गलत है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। 58 है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जो जमने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, इस कारण वो जो है वो टूट जाएगी। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है वो मथने के पश्चात क्रीम का दूध जो है वो दूध से अलग हो जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस कारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं? तो यदि कैसिक तत्व की परिघटना नहीं होती है तो पहला क्या है कि केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाएगा, तो ये आपका कथन सही है। ये कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, तो ये आपका कथन जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। तीसरा है कि स्याही शोक पात्र काम करने में विफल हो जाता है, तो ये आपका कथन सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये आपका जो है ये कथन जो है आपका यदि किसी तत्व की प्रघटन नहीं हो तो यह भी आपका कथन सही है। तो 1, 3 और 4 सही कथन है, 2 जो है गलत है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर है कि दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। सो ऑप्शन नंबर ए 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो यह कहाँ स्थित है? यह है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, TAPS। ऑप्शन नंबर 20 का 62 का राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो इसमें से अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है इस सिद्धांत पर। सो ऑप्शन नंबर बी 63 का राइट आंसर होगा। 64 नंबर का प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, तो वो होता है भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। सो 64 का सी राइट आंसर है। 65 नंबर है कि निम्न में से कौन सुमेलित हैं? कूट आपका दिया हुआ है, तो आपका जो है इनमें से जो है कथन एक जो है सुमेलित नहीं है। बायोगैस कीटनाशी, बायोगैस का प्रयोग जो है प्रकाश व भोजन पकाने के लिए किया जाता है, कथन एक जो है सही सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो आपका सही सुमेलित है, हृदय विकार से संबंधित है। DDT जो है गोबर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, DDT एक कीटनाशक है। और निकोटीन जो है तंबाकू, तो निकोटीन में तंबाकू पाया जाता है, ये भी सही है। तो 2 और 4 सही आपका मिलान है। सो ऑप्शन नंबर डी 65 का राइट आंसर है। 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो गुआनिन जो है पायरीमिडीन क्षार नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका गुआनिन राइट आंसर होगा जाए 66 नंबर के प्रश्न का। 67 है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है हम लोग कौन सी गैस को क्लोरीन को प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है, ठीक है। इससे जो है पानी को शुद्ध किया जाता है। 69 नंबर है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस। 69 के बाद 70 नंबर है अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो अपर रूप नहीं है वो है आपका ऑक्सो कार्बन जो है अपरूप नहीं है, बाकी हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 70 का राइट आंसर है। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है और यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। सो ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट भारत में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है।
72 है निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में जो है वो है आपका सोना पाई जाती है। ठीक है, सोना अत्यंत चमकदार और मूल्यवान धातु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। 73 नंबर का प्रश्न है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में जो है इसमें ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में निकलती है। सो ऑप्शन नंबर बी 73 का राइट आंसर होगा। 74 के कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसमें जो है गैस में द्रव, क्या है, गैस में द्रव जो है कोलाइडी तंत्र जो है वो अभिव्यक्त होता है। सो ऑप्शन नंबर ए 74 का राइट आंसर होगा। 75 के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो है आपका O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। सो ऑप्शन नंबर ए 75 का राइट आंसर है। 76 नंबर है कि किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया था? तो अपरदन चक्र परिवर्तित किया था डेविस ने। किसने? डेविस। ठीक है, विलियम इनका पूरा नाम है मोरिस डेविस। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर के प्रश्न का। 77 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का जो है वृद्धि दर को मापने में प्रयोग किया जाता है, पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी 77 का राइट आंसर होगा। 78 है कि प्राय जो भालू जो है गलियों में तमाशा दिखाता है वो होता है, तो क्या होता है? वो होता है रीछ होता है। ठीक है, वो गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वो जो आपका रोगाणुरोधक जो है वो फिनोफ्लेथीन का प्रयोग करते हैं रोगाणु रोकने में, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सभी जो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक, प्राकृतिक रबर, पॉली आइसोस्प्रिन और क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आपका सही सुमेलित है। लेकिन डी जो है रोगाणुरोधक में फिनोफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 79 नंबर का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 80 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन जो है आपका पेशी कोशिका है। दूसरा है आपका किस अस्पर्गंधा, वो आपका जो हो जाएगा प्रशांतक हो जाएगा। कर्कट रोग आपका विकिरण चिकित्सा। और लास्ट आपका रुधिर वर्णिका जो है ऑक्सीजन परिवहन यानी कि 4312। तो 4312 जो है कोड 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर के प्रश्न का। 81 नंबर का प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से, तो पहला है लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइबोजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यीस्ट जो एल्कोहल उत्पादन में, अस्परजिलस जो है आपका साइट्रिक अम्ल बनाने में, यानी कि आपका जो हो जाएगा 3412। 3412 देखिए कौन सा कूट में दिया हुआ है, तो 3412 जो है आपका कूट नंबर सी में दिया हुआ है, तो कूट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद 82 नंबर का प्रश्न कि रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, वो है एड्स हेतु जागरूकता का। सो ऑप्शन नंबर ए 82 का करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर को है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और दूसरा है कोशिकांग से मिलाना है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका हरित लवक हो जाएगा, खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव कल का हो जाएगा, स्वशोषण आपका सूत्रकणिका और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, यानी कि आपका जो है सही मिलान 2134 है। तो 2134 ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो है मकड़ी। ठीक है, मकड़ी जो है ना मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 84 का राइट आंसर होगा। 85 के सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, जो 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 86 एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का पहचान कीजिए। तो आपका सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़ों के पालन, ये आपका सही है। पीसीकल्चर जो है अंगूर की खेती, आपका जो है अंगूर की खेती से नहीं, आपका यह है आपका पीसीकल्चर जो है मछलियों के प्रजनन से, आपका सही मिला नहीं है। विटीकल्चर मछली का प्रजनन, या अंगूर की खेती आपका उल्टा हो गया। हॉर्टिकल्चर फल फूल और सब्जियां उगाना, ये आपका सही मिलान है। तो 1 और 4 सही मिलान है, तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर है 86 का करेक्ट आंसर होगा। 87 के विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात है, तो एंजिल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। 88 नंबर है निम्नलिखित आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थान के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कोरबा जो है वो आपका छोटा नागपुर, या जो है कोरबा जो है कोकडू के नहीं, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन जनजाति है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल सही है, कोल जबलपुर सही है, मुंडा छोटा नागपुर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है प्रिमिटिव ट्राइब से। सो ऑप्शन नंबर डी 88 का राइट आंसर होगा।
नवासी है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो कौन सा है वो है आपका अम्बाला नहीं दोस्तों, वो आपका खुर्जा, करनाल और रोहतक जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो 2, 3, 4 ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, इसे हम लोग दिल्ली एनसीआर के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 89 का राइट आंसर होगा। 90 है कि राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है, तो राम सेतु जो है वो धनुषकोडी से आपका शुरू होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, धनुषकोडी। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कुल लगभग जो है आपका 7,516 किलोमीटर है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तट रेखा की लंबाई। 92 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ है भारत के राज्य और दूसरी तरफ से सबसे ऊंची चोटियाँ। तो तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटियाँ जो है डोडा बेट्टा चोटी, दूसरा है राजस्थान गुरु शिखर चोटी, तीसरा है नागालैंड आपका सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी, यानी कि 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 को 92 नंबर के प्रश्न का। 93 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में अवस्थित जो है कामेत है, नंदा देवी, त्रिशूल है, लेकिन गोसाईथन जो है भारत में उपस्थित नहीं है दोस्तों, ये नेपाल के ब्रह्म हिमालय में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 93 नंबर के प्रश्न का। 94 है कि नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है तो आपका क्या हो जाएगा पहले? तो पहले जो हो जाएगा आपका सतमाला की पहाड़ियाँ, दूसरा हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ, तीसरा नागा की पहाड़ियाँ और चौथा पीर पंजाल की पहाड़ी। तो 1, 2, 4, 3 जो है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, साउथ से आपका नॉर्थ की ओर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 94 का राइट आंसर है। 95 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं? तो पहला है आपका असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो सही है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही कथन है। 95 का ये राइट आंसर है। 96 है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह है आपका झारखंड। इनमें से झारखंड जो है इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 4 ऑप्शन में झारखंड दिया है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। 97 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो प्रत्येक 1 डिग्री दिशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का परिवर्तन होता है, यह सही है। पश्चिम गुजरात की तुलना में पूर्व अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, यह भी आपका कथन सही है। तो 1 और 2 जो है दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 97 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 98 है कि भारत को श्रीलंका से किसके द्वारा पृथक किया गया है? तो भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि के द्वारा जो है अलग किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न कि किस सेना ने पूरी तट पर सागर कवच अभ्यास किया है? तो पूरी तट पर जो है वो किया है भारतीय नौसेना ने अभ्यास। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर के प्रश्न का। 100वां नंबर का प्रश्न किस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती वर्ष 2023 में मनाई गई? तो 92वीं जयंती जो है वो मनाई गई 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को 13वीं जयंती 2024 में मनाई गई, और 94वीं जयंती जो है 2025 में 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 100वां का राइट आंसर होगा। 100 के बाद 101 नंबर का प्रश्न देखिए कि कौन सा ISO प्रमाणित पहला जो है महिला केंद्रीय पुलिस थाना बना है? ठीक है, ISO प्रमाणित वो बना है आपका भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का भोपाल महिला थाना बना है ISO प्रमाणित। ऑप्शन नंबर 20 का 101 का करेक्ट आंसर है। 102 किस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये आपका देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा एक करंट अफेयर्स पुराना है, लगता है इस बुक में करंट अफेयर्स थोड़ा पुराना छपा है, जो कि मुंबई में इसका आयोजित हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स जो भी है हम लोग इसको पढ़ लेंगे, सॉल्व करेंगे। 103 है कि किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन इसरो तथा विज्ञान भारती द्वारा किया गया था? तो यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले के पासीघाट में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया। सो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। 104 है किस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हुआ है? तो हुआ है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में 19 फीट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अमेरिका के मैरीलैंड शहर। किस देश के साथ भारत के प्रथम 2+2 वार्ता हुई है? तो वो हुआ है ब्रिटेन देश के साथ भारत का प्रथम 2+2 वार्ता। सो ऑप्शन नंबर सी 105 का राइट आंसर होगा। 106 है कि किसने भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू मुक्त जो है WHO ने मुक्त किया है। ठीक है, इसका क्या
WHO ने जो है मुक्त घोषित किया है बर्ड फ्लू भारत को। सो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार जो है 2006 में बर्ड फ्लू का केस जो है महाराष्ट्र में आया था, ठीक है, महाराष्ट्र में। 107 है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी है? वह है आपका अपना देश भारत। भारत ने जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नीदरलैंड देश ने वर्ष 2001 में प्रधानता की थी, कानून समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया था। और 30 से ज़्यादा देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई है दुनिया भर में, 30 से ज़्यादा देशों में। 108 है किस देश ने आबाबिल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्या नाम है? अबाबिल। तो अबाबिल जो है वो पाकिस्तान देश ने सफलतापूर्वक मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 109 के किस राज्य सरकार ने जी गुरुजी ऐप को लॉन्च किया है? तो वह झारखंड राज्य सरकार ने जी गुरुजी ऐप को लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड। 109 नंबर के प्रश्न का। 110 है किसी राज्य में काटी बिहू 2023 मनाया गया? तो काटी बिहू 2023 जो है वो असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। काटी बिहू को कोगाली बिहू भी कहा जाता है। तो ये असम में जो है हर साल मनाया जाता है काटी बिहू। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर के भारत का ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान रहा? देखिए फिर हमने बता रहा है कि 2023 का ये जो है आपका करंट अफेयर पुराना है, तो इसमें जो है स्थान जो है 64वां रहा। कितना रहा? 64वां। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 112 है किसने अपना चंद्रयान में वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने जो है अपना चंद्रयान वो लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने वेब पोर्टल अपना चंद्रयान। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किस देश ने पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल परीक्षण किया है? तो वो परीक्षण किया है भारत ने। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया अपना देश। 113 का बी। 114 है कि भारतीय सेवा ने कैरिबियन गश्ती प्रतियोगिता, ठीक है, 2023 में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। हमने तो पहले ही नाम ले लिया दोस्तों, कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का ए। 15 नंबर का चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या है। 15 नंबर है कि किसने जो है चक्र कहाँ गया, किसने चक्र 2 अभियान चलाया है? तो चक्र 2 अभियान जो है वो CBI ने चलाया है। तो CBI यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 115 नंबर का प्रश्न का। 116 है कि किस राज्य में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है? तो वो हुआ है असम में। किसमें? असम में राज्य में जो है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। ये भी 2023 का करंट अफेयर है। 117 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो वो है आपका तीसरा। 2001 नहीं, यहाँ 2011 होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। पहला पर यूपी, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां बड़ा राज्य है बिहार। 118 की पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह आपका नालंदा जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी 118 का भी करेक्ट आंसर होगा। 119 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? फिर यहाँ 2001 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है कितना है? नहीं, ठीक है, आपका है 8,29,98,509 था, लेकिन अब जो है आपका 10 करोड़ हो गया है। तो इस प्रकार से आपका 2001 के अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 119 नंबर के प्रश्न का। 120 है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 120 का। 121 है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हाजीपुर में स्थित है, ठीक है। और कुल 5 डिवीजन है, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, पंडित दीनदयाल और धनबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 का करेक्ट आंसर है। इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, पूर्वी मध्य रेलवे का। 123 है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 124 124 है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो वह है पटना में। पटना में स्थित है उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर। सो ऑप्शन नंबर 124 का राइट आंसर होगा। 125 है किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो वह है राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किए थे। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 126 है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वाद्य बजाते थे और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है, शहनाई। और इनका जन्म 1916 में डुमराव बिहार में हुआ और मृत्यु 2006 में वाराणसी में हुआ था। और 2002 में इन्हें जो है भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 126 का सी राइट आंसर है। 127 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किन्हें जो है पटना कॉलेज छोड़ा? किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा को केवल 20 दिन ही बचे थे?
तो यह जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वह राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। 129 से निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया? तो वो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किया है, जो कि आपका पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, तो वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। तो सुनंदनी ऑप्शन नंबर ए 130 का करेक्ट आंसर होगा। 131 नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है वो राजगीर में आयोजित हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 132 है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो था जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। सो ऑप्शन सी 132 का राइट आंसर हो जाएगा। 133 है कि बिहार के प्रथम भारतीय क्या है गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 से किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से जो है 1936 में पृथक किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी 134 का राइट आंसर है। 135 है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वह 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। नेक्स्ट 136 नंबर का प्रश्न, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 136 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 137 नंबर का प्रश्न, 137 से लेकर 150 प्रश्न यानी कि टोटल जो है आपका 13 से 14 प्रश्न जो है आपके मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो हर एक सेट में आपको देखिए ये इतना प्रश्न जो है आपको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो और वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। और इसमें देखिए व्याख्या भी दिया हुआ है। तो आप जो है ये PDF जो है टेलीग्राम के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर आपका जो है कितना 14 लेकर आएंगे। सेट नंबर 13 आपका पूरा समाप्त हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अपना ही महत्व होता है एग्जाम में। और आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपने एग्जाम में कितनी तैयारी की है, जायजा इससे लगता है। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट सेट नंबर 14 के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।